हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दास आईसीएस। और आज अनुभागवार विश्लेषण में हमारा दूसरा दिन है, दूसरा सेशन है। और आज हम लोग समझेंगे कि हम सेक्शन 354 जो पिछला आईपीसी का था वो कैसे चेंज हुआ और उसमें जो महिलाओं के प्रति जो अपराध दिए हुए थे उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। चलिए बहुत ही जल्दी से हम लोग प्रारंभ करते हैं आज अपना दूसरा सेशन। महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय। आज हम लोग ये देखेंगे कि महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक बल, आपराधिक बल को समझना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि एक होता है बल और एक होता है आपराधिक बल। बल तो हो गया फोर्स और आपराधिक बल बन गया क्रिमिनल फोर्स। अब इसमें अंतर कैसे? बल का प्रयोग करके हम किसी को नाली में गिरने से भी रोक लेते हैं, हम उनका हाथ पकड़ के उनको बाहर खींच लेते हैं, तो ये तो हो गया बल। और दूसरी जगह जब महिलाओं की बात आती है तो आपने देखा होगा चेन स्नैचर या आपको राह चलते दुपट्टा खींचने वाले, है ना, किसी ने दुपट्टा खींच लिया, किसी ने कोहनी मार दी, तो वो किस में आ गया? वो आ गया वो अपराध हो गया। तो जब वो अपराध हो गया तो उसमें किसका इस्तेमाल हुआ था? बल का। तो जो महिलाओं के अगेंस्ट क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल जो होगा वो नए वाले बीएनएस में किन धाराओं में दंडनीय होगा, आज हम लोग इस विषय में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। धारा 354। अब आप लोग को जैसे कि पता है, इतने दिनों से हम सेशन करते आ रहे हैं। 354 मतलब आईपीसी और 74 मतलब बीएनएस। अब ये 74 में आ गई है। महिला की लज्जा भंग करने के आशय से हमला, उस पर या आपराधिक बल का प्रयोग करना। महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करना, ठीक, या आपराधिक बल मतलब असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर, ये मॉडेस्टी होगा, ठीक है, MODESTY। तो इस तरीके से असॉल्ट करना पता है क्या होता है? आगे बढ़ के दिखाना, किसी के आगे डंडा रेस करना कि मैं अभी मार ही दूंगा। अब महिलाओं के विषय में ये दूसरे जेस्चर से, दूसरे साइन से, दूसरे इशारों से ये देखा जाता है। क्रिमिनल फोर्स मैंने अभी आपको बता दिया। इस इच्छा से करना, किस इच्छा से करना? कि हम उनकी मॉडेस्टी मतलब हम उनकी लज्जा को भंग कर दें, हम उनके शील को भंग कर दें। इस तरीके से कोई ऐसा एक्शन या असॉल्ट या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना। जब आप आपराधिक बल का इस्तेमाल करेंगे किसी महिला की लज्जा को भंग करने के लिए, तो वो तुरंत अट्रैक्ट करेगा पुराने वाले 354 और नए वाले 74 को। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये जो धारा है ये कहती क्या है। जो कोई किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से, किसी की महिला भंग करने का आशय, दिमाग में ये बना रखा है कि इसकी लज्जा भंग करनी है, उस आशय से वो किस कृत्य को करने जा रहा है, यह संभाव्य जानते हुए कि तद द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा। ये निश्चित है कि ये संभावना है जो वो कृत्य करने जा रहा है वो उस कृत्य से उसकी लज्जा भंग ही हो जाएगी, तो उस महिला पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा। वो दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी
होगा अगर कोई किसी भी तरीके का एक्शन करता है। अब देखिए आप लोग इस डायग्राम से समझ पा रहे होंगे कि ये बाइक से चल रहा है और एक ये लड़की रोड पे जा रही है और ये क्या कर रहा है, इसका दुपट्टा स्नैच करने की प्रयास कर रहा है। ये किस में आता है, ये सीधा सीधा आपराधिक बल में आता है और हम इसको किस धारा में ले जाएंगे, 354 में, जिसमें पनिशमेंट कितना है, 1 वर्ष कम से कम, नहीं तो 5 वर्ष तक तो होगा ही होगा। 1 से 1 to 5 years तक हम पनिशमेंट रखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया 354 और अभी का ये 74। अब आगे देखते हैं। अब ये है धारा 354A लैंगिक उत्पीड़न की, मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट कई टाइप का होता है, उसको समझने के लिए जो लाइकवाइज जितने भी केसेस आते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में, वो ये बताते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट किन किन चीजों में आता है। जैसे रेप की है ना, रेप की डेफिनेशन रोज बदलती है, रोज चेंज होती है, वैसे ही सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन केस बाय केस रोज चेंज होती। तो मोटा मोटी हम ये समझ लें कि ये देखिए, ये ऑफिस का एम्प्लॉय है, मान लीजिए उसने ऐसी हरकत कर दी, हाथ पकड़ लिया, ये पीछे को धक्का दे रही है, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट में आ गया। अब ये बॉस है, ये एम्प्लॉय काम कर रही है, सेक्सुअल हैरेसमेंट में आ गया। ये को एम्प्लॉय है, देखिए इन्हें गलत तरीके से टच करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे शील भंग हो रहा है, ये पास से आके देखिए कैसे जेस्चर एक्सप्रेस कर रहे हैं, शील भंग हो रहा है। ये सारी ही चीजें, ये सब कुछ आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। ये सारी एक्टिविटीज जितनी भी आपको दिख रही हैं, ये मोटी मोटी सेक्सुअल हैरेसमेंट में आती हैं, बट हो सकता है कि इसके अलावा भी कोई ऐसा केस आ जाए जो इस तरीके की एक्टिविटीज को इंक्लूड करता हो। अब लोग एक चीज जान लें कि ये जो 354A है, ये आया कहाँ से, ये पहले दिन से आईपीसी में नहीं था, ये आया 2013 के संशोधन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 2013 के संशोधन में ये ऐड किए गए। किनकी रिकमेंडेशन पे, किन्होंने रिकमेंड किया था कि ये ऐड होने चाहिए, न्यायाधीश थे एक, जस्टिस JS वर्मा, इन्होंने कमिटी बनाई थी और इन अपराधों को महिला उत्पीड़न में जोड़ने की कोशिश की थी। और किस केस से, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, हर बार पूछा जाता है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तब ये गाइडलाइन ये सोच के बढ़ाई गई थी इसमें, ये सोच के बताई गई थी इसमें कि आपकी जितनी भी वर्क प्लेस पे जहां आप काम करते हैं, अगर इस तरीके का कोई हैरेसमेंट हो रहा है तो इतनी 354A B C D सारी इंक्लूड की जाएंगी। ये आया था विशाखा के जजमेंट से। और विशाखा की कुर्बानी वेस्ट नहीं जानी चाहिए, ये बच्चों आप लोग का जानना बहुत जरूरी है कि विशाखा थी कौन। विशाखा एक सोशल वर्कर थी और उसने बाल विवाह कानून के तहत, मतलब बाल विवाह रोके जाने के लिए वो गांव-गांव जाती थी। राजस्थान के गांव में गई, वहां का बाल विवाह उसे रोकना था और जिन लोगों के घर में उसने उस विवाह को रोकने की कोशिश की, उन्हीं के आदमियों ने मिलके उसके साथ रेप का जैसा खराब अपराध अटेम्प्ट किया और इतनी बुरी तरीके से उसका रेप किया कि उसकी मृत्यु ही हो गई। उसके बाद कमेटी बनाई गई और ये डिसाइड किया गया कि महिलाएं जो काम करती, हर जगह पॉश POSH प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट, कहीं भी आप लोग जॉब करने जाओगे वहां पे पॉश की एक कमेटी होगी। पॉश में एक कंप्लेंट हो जाती है तो 354 में पुलिस कंप्लेंट करना बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें जो बैकग्राउंड स्टोरी है ये जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछी जाती है। 2013 का संशोधन हो
चाहे वो जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन हो और चाहे वो विशाखा का केस हो, ठीक है। और ये 75 BNS ये अब ये लिखा जाने लगा, इंक्लूड किया जाने लगा है सेक्शन नंबर 75 में। आगे बढ़ते हैं, अब हम डेफिनेशन जान लेते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की क्या होती। ऐसा कोई निम्नलिखित कार्य, अब देखो कौन सा कार्य, शारीरिक स्पर्श, अग्र क्रियाएं करने जिनमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित हो, लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करे, किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने। अब आगे पढ़ते हैं कि किसका प्रयास करे। जैसे कि कह रहा है शारीरिक स्पर्श, किसी ने बैक पे इस तरीके से हाथ रखा, ठीक है। ये फीमेल्स बहुत अपने आप समझ जाती है महिलाएं कि किसी पुरुष ने किस तरीके का स्पर्श हमको किया है। शारीरिक स्पर्श से या कोई ऐसी क्रिया कर दी जिससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये लैंगिक संबंध बनाने का प्रयास करेगा, ठीक। अब कोई जबरदस्ती प्रेशराइज, मान लीजिए कि एक कपल ही है, वो जो मेल पार्टनर है वो प्रेशर दे रहा है कि रिलेशन को मेंटेन करो, तो ये जो जबरदस्ती के जो अनुरोध भी है ना, ये सब 354 में आते हैं। किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने, तो महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य मतलब कोई बुक है, कोई किताब रखी है, उसमें अच्छे डायग्राम नहीं बने हैं और उसको उसके पास में महिला के प्रेजेंट कर दिया गया, तो ये क्या है, ये सब कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन को अट्रैक्ट कर रहा है। अब अगला देखते हैं, लैंगिक आभासी टिप्पणियां करना, है ना, किसी के प्राइवेट पार्ट्स, किसी के पर्सनल पार्ट्स पे कमेंट करना, ठीक है, यही होती है, ठीक है। पुरुष लैंगिक उत्पीड़न के लिए अपराध का इतनी चीजें जो 4 पॉइंट है, अगर वो उनमें से इतनी चीजें करता है तो उसको ये पनिशमेंट में अट्रैक्ट हो जाएगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन में वो आ जाएगा। ऐसा कोई पुरुष जो उपधारा 1 के खंड 1 या खंड 2 या खंड 3 में विनिर्दिष्ट है, जो भी पुरुष पिछली धारा में 1, 2 और 3 में आता है, अगर वो ऐसा अपराध करेगा तो उसको कठिन कारावास होगा जिसकी अवधि 3 वर्ष। अच्छा, कठिन और सामान्य साधारण कारावास में अंतर है। कठिन कारावास में रिगरस इम्प्रिजनमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां जेल में हमको काम भी करना पड़ता है ना, वो सुना होगा आप लोगों ने, चक्की पिसिंग एंड पिसिंग। तो चक्की पिसिंग कब होता है, जब हमको कठिन कारावास मिलता, ठीक है। और कितने वर्ष का मिलेगा, 3 वर्ष का मिलेगा, 2 से दंडित किया जाएगा, ठीक। ऐसा कोई पुरुष जो उपधारा खंड के चौथे, मतलब इस श्रेणी का अपराध उसने किया है, तो वो दोनों में से किसी एक की भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर उसने टिप्पणी करी है मात्र, तो उसको 1 वर्ष का कारावास मिल सकता है, ठीक। अब अगला देखते हैं, इसमें क्या है, सेक्शन 56, 76, ये है आईपीसी और ये है बीएनएस, ठीक है। विवस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, ठीक, विद इंटेंट टू डिसरोब, ठीक है। पिछले में क्या था, डिस्ट्रोब द मॉडेस्टी, इसमें खाली डिसरोब है, पहले शील भंग करने की बात हो रही थी, इस समय खाली विवस्त्र करने की बात हो रही है, ठीक है। ये 509 में आता है, इसमें सजा थोड़ी कम है। किसी को पीछे से हाथ मार के मिलना, किसी महिला को टैप करना, ठीक है, सामने से उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे गले लगा लेना, है ना, मान लीजिए लाख वो आपसे फ्रेंडली है, तो ये सारी विवस्त्र करने की अवधारणाओं में आ जाता है, ठीक। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं।
ऐसा कोई पुरुष जो किसी महिला को विवस्त्र करने या निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का, अब निर्वस्त्र करने का आशय क्या हो सकता है? कभी आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा, लड़के क्या करते हैं, पीछे से सूट खींच लेते हैं, सूट फट गया, तो कौन से सेक्शन में आ गया? 509 में आ गया। वही ये सेक्शन बहुत सिंपल सा सेक्शन है, निर्वस्त्र या विवस्त्र। ठीक, उस पर हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग, मतलब देखो बल तो होगा ही, जब आप हाथ से पकड़ के कोई चीज खींचोगे तो बल होगा, लेकिन उससे वो निर्वस्त्र या विवस्त्र हो रही है तो जाहिर सी बात है वो आपराधिक बल में कन्वर्ट हो जाएगा। या ऐसे कृत्य का दुष्प्रेषण करेगा, मतलब किसी को दुष्प्रेषित भी कर दे, जैसे कि अपने फ्रेंड से कहे भाई भाई देखो ऐसा है, ऐसा कर दो, है ना, तो दुष्प्रेषण भी करे वो। दोनों में से किसी भांति के कारावास से, मतलब चाहे उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, चाहे उसको रिग्रेस सरल वाला भी कारावास हो सकता है और कठिन वाला भी कारावास हो सकता है, जिसकी अवधि 3 वर्ष की होगी, है ना, उससे कम नहीं होगी, किंतु 7 वर्ष तक की भी हो सकती है, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 7, इतनी वाली पनिशमेंट से उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। धारा 354B वोयरिज्म, दृश्य रतिकता। ठीक, इसको बताने से पहले एक बहुत छोटा सा आप लोग को एग्जाम्पल बताऊंगी कि स्मृति ईरानी जब मिनिस्टर हुआ करती थी, ये नहीं पता मुझे कौन सा डिपार्टमेंट तब उनके पास था, शायद HR था, तो वो गोवा में एक जगह शॉपिंग करने गई और उन्होंने वहाँ पे कपड़े ट्राई किए। जब उन्होंने वहाँ पे कपड़े ट्राई किए तो उन्होंने डिस्कवर किया कि उस ट्रायल रूम में कहीं पे कैमरा है। तो वो जो अपराध हुआ वहाँ पे कि ट्रायल रूम में कैमरा था, तो वो इस डेफिनेशन में आ जाता। ठीक है, या कोई ऐसी जगह जो मेरी प्राइवेसी है, जहाँ पे ठीक है हस्बैंड वाइफ का बेडरूम है, एक नॉर्मल सी चीज है, ठीक है, जहाँ पे भी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, वो किस में आ रहा है? दृश्यतिकता में, मतलब वोयरिज्म में, IPC 354B में और 77 BNS में। तो स्मृति ईरानी ने ये डिस्कवर किया कि वहां के वॉशरूम में कैमरा लगा हुआ, तो उसने तुरंत ही उस अपराध की श्रेणी में उसको जोड़ लिया गया जो 354B रिकमेंडेशन में दी गई थी। पहले इन अपराधों की कहीं पे भी विवरण नहीं था कि ये अलग से कहाँ पे कोई अपराध माने जाएंगे। अब चलिए इनकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। ऐसा कोई पुरुष जो किसी प्राइवेट कृत्य में लगी किसी महिला को, देखा ना वही चीज आ गई, प्राइवेट कृत्य में लगी हुई, मतलब कपड़े चेंज कर रही है, वो ट्रायल रूम में कपड़े ट्राई कर रही है, ठीक है, उन परिस्थितियों में जिनमें वह यह प्रत्याशा करती है कि उसे देखा नहीं जा रहा होगा एक तक, उसे ये वो सोच रही है कि उसको कॉन्टिन्यूअसली कोई नहीं देख रहा होगा। आपने छोटा सा कैमरा लगा दिया, लेकिन उसको तो यही लग रहा है ना कि उसको कोई नहीं देख रहा है, वो ट्राई कर रही। अब ये देखिए क्या क्या देखेगा, या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति के कहने पे कोई अन्य व्यक्ति उसका चित्र खींचेगा या चित्र को प्रसारित करेगा, फोटो खींच ले या फोटो को उसको वायरल कर दे, है ना, प्रसारित करना मतलब वायरल कर दे। प्रथम दोष सिद्धि पे, मतलब फर्स्ट टाइम में, पहली बार में अगर ये पता चलता है तो उसको 1 वर्ष से लेके 3 वर्ष तक की सजा होगी और जुर्माना भी होगा। और द्वितीय या पाश्चात्यवर्ती, मतलब दोबारा या उसके बाद भी अगर वो ऐसा करता है तो 3 वर्ष जो कि 7 वर्ष के लिए भी दंडित किया जा सकता है। तो ये है वोयरिज्म, मतलब दृश्यतिकता। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब इसके ना 2 स्पष्टीकरण है, एक्सप्लेनेशन है कि कैसे ये इस अपराध में कौन कौन सी चीजें बहुत ही स्पेसिफिक होनी चाहिए, बहुत ही फिट होनी चाहिए, जो इस अपराध में अट्रैक्ट हो जाएंगी।
इस धारा के प्रयोजन के लिए प्राइवेट कृत्य की डेफिनेशन, मतलब प्राइवेट कृत्य मतलब प्राइवेट एक्ट। ठीक है, क्या क्या आ सकता, देखिए किसी स्थान में किया जाता है जिसके संबंध में परिस्थितियों के अधीन युक्ति युक्त रूप से यह प्रत्याशा की जाती है, मतलब मेंटली आदमी प्रिपेयर रहता है कि वहां एकांतता होगी, वहां कोई नहीं होगा, कि पीड़िता के जननांगों, नितंबों या वक्ष स्थलों को अभिदर्शित किया जाता है या केवल अधोवर्ष वस्त्र से ढका जाता है, या जहां पीड़ित किसी शौच घर का प्रयोग कर रही है, ठीक है, या जहां पीड़िता ऐसी कोई लैंगिक कृत्य कर रही है जो ऐसे प्रकार का नहीं जो साधारणतया सार्वजनिक तौर पर किया जाता है, कपड़े चेंज कर रही है, वॉशरूम यूज कर रही है, अपने हस्बैंड के साथ अपने बेडरूम में कोई ऐसा काम कर रही है जो पब्लिकली नहीं किया जा सकता, बट क्या हो रही है, वो मेंटली प्रिपेयर है, युक्ता युक्त है, दिमाग में उसके ये पता है कि यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होगी, कोई फोटो नहीं क्लिक कर रहा होगा, बट ऐसा होता है जब वो प्राइवेट एक्ट में ये सारी जगहें जितनी भी एकांतता होगी, अधो वस्त्र, उसके थाइज नहीं दिखने चाहिए, उसका चेस्ट नहीं दिखना चाहिए, उसे पता है कि हम यहाँ चेंज कर रहे हैं और यहाँ पे ये चीजें मेरी ओपन है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये जो स्पष्टीकरण है ये एक प्राइवेट एक्ट का है, और ये जब ओपन हो जाता है तो वो आपका वोयरिज्म में आता है। ठीक, जहाँ पीड़िता चित्रों या किसी अभिनय के चित्र को खींचने के लिए सम्मति देती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किंतु अन्य व्यक्ति उन्हें प्रसारित करते हैं। हमने अपने हस्बैंड को, हमने अपने बॉयफ्रेंड को परमिशन दी कि मेरे शॉर्ट क्लोथ्स में या विदाउट क्लोथ्स में मेरी फोटो खींच सकते हो, ठीक है, अपनी अपनी फैंटेसी है, किसी ने कुछ भी किया, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको प्रसारित कर दिया, हस्बैंड ने उसको वायरल कर दिया, बॉयफ्रेंड ने उसको वायरल कर दिया, है ना, वो मतलब सम्मति क्या कहते हैं वो नहीं देती है, कि जो है मतलब देती है कि चलो ठीक है कर लो, और उस चित्र का कृत्य प्रसारित कर दे, ऐसे प्रसारण को इस धारा के अधीन अपराध माना जाएगा। अगर इस तरीके का प्रसारण बॉयफ्रेंड हस्बैंड या कर दे तो वो 354 की डेफिनेशन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो वोयरिज्म के ये दो स्पष्टीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 ही है, लेकिन तीनों में इंच इंच भर का डिफरेंस है कि कौन से कृत्य किस किस की डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, अब आज के लिए इतना ही, और 3 ही सेक्शन है लेकिन तीनों के एग्जाम्पल अलग, तीनों की डेफिनेशन अलग, तीनों की अवेलेबिलिटी पावर अलग, कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, कहाँ पे क्या नहीं कर रहा है, लेकिन तीनों आए एक ही अमेंडमेंट्स। अभी इसमें 2 सेक्शंस और हैं जो थोड़े बड़े हैं, इसीलिए इनको टुकड़ों में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि 3 के ही बीच में डिफरेंस समझने में, इन्हीं से रिलेटेड जब दृष्टांत एग्जाम में आते हैं, एग्जाम्पल जब, तब बच्चे उसको गलत कर देते, इसीलिए इन तीनों सेक्शंस को वर्ड बाय वर्ड पुराने और नए में पढ़िए, क्योंकि पहले जो सेक्शन थे वो अलग अलग, जैसे 509 आया, फिर 354 दिया हुआ है, अब उन्होंने क्या किया, अध्याय 6 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में सारे सेक्शंस को मिक्स कर दिया है। सभी बच्चे हिंदी मीडियम का भारतीय न्याय संहिता डाउनलोड करेंगे और जब भी ये क्लास देखेंगे उससे एक एक वर्ड को मैच करेंगे और उसके दृष्टांत को पढ़ेंगे और समझेंगे। आशा करती हूँ बच्चों आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, और थैंक यू सो मच।